स्टार्ट। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की अराजकता बेलगाम होती देखी जा रही है, उससे साफ है कि बदलाव की मांग के साथ वहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ था वह अब दिशाहीन हो चुका है। अब वहाँ हो रही लक्षित हिंसा की घटनाएं व्यापक चिंता का कारण बन रही है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में जिन 2 लोगों की हत्या कर दी गई उनकी सामुदायिक पहचान हिंदू थी। सोमवार रात को वहाँ के शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक किराना दुकान के 40 वर्षीय मालिक की हत्या कर दी। इस घटना से कुछ घंटे पहले ही जेसोर जिले में एक अन्य व्यापारी की सिर में गोली मारकर जान ले ली गई, जो एक अखबार के कार्यवाहक संपादक भी थे। इसके अलावा एक विधवा से सामूहिक बलात्कार, उसका निर्मम उत्पीड़न करने और उसका वीडियो बनाकर जारी कर देने की भी खबर आई। इससे पहले भी वहाँ हिंदू पहचान को निशाना बनाकर हत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पैरा साफ है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा और अफरा तफरी अब किसी खास एजेंडे के तहत हो रही लगती है, वरना क्या कारण है कि एक ही प्रकृति की घटनाएं लगातार सामने आने और इसी वजह से नई जटिलताएं खड़ी होने के बावजूद वहाँ की अंतिम सरकार इसे रोकने को लेकर कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह बेवजह नहीं है कि लगातार और सरेआम हो रही हत्या की घटनाओं से स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों के आम लोगों और व्यापारियों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। अशांति और हिंसा की घटनाओं में तेजी की तात्कालिकता वजह जुलाई 2024 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो सकती है, जो भारत का कट्टर आलोचक भी था। सवाल है कि अगर हादी का मकसद देश को बदलना था तो क्या उसका रास्ता यह होगा कि वहाँ के अल्पसंख्यक तबकों और खास तौर पर चुनकर हिंदू पहचान वाले निर्दोष लोगों की हत्या की जाए। फिर अगर अराजकता का यह सिलसिला जारी रहता है और वहाँ की सरकार तथा कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियाँ ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाती है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। पैरा बांग्लादेश में तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह की घोषित वजहें चाहे जो रही हो, लेकिन आज वहाँ भीड़ तंत्र जिस तरह हावी होता दिख रहा है वह खुद बांग्लादेश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। धार्मिक पहचान को आधार बनाकर हत्या या बलात्कार की घटनाओं के दौरान स्थानीय लोग जिस तरह अराजक होते या जैसी प्रतिक्रियाएं देते दिखते हैं, वह कुछ समूहों के दिशाहीन और संवेदनहीन हो जाने का संकेत तो है ही। जघन्य अपराधों के बेलगाम होते जाने को नहीं रोक पाना दरअसल शासन के नाकाम हो जाने का भी सबूत है। अगर अब भी वहाँ शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए ठोस कवायद नहीं हुई, अल्पसंख्यक समुदायों के बीच फैली असुरक्षा की भावना बनी रही, तो इसका खामियाजा समूचे देश को उठाना पड़ सकता है।
सही है कि लक्षित तौर पर हिंसा करने वालों के बरक्स वहाँ अब भी वैसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने पर चिंता जाहिर करते हैं, मगर शेख हसीना को सत्ता से हटाने के कई महीने के बाद भी अगर वहाँ अराजकता फैलती दिख रही है तो विद्रोह की अगुवाई करने वालों से लेकर फिलहाल सत्ता संभालने वाले समूह भविष्य में किस तरह का बांग्लादेश बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। पैरा। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विचित्र दोराहे पर खड़ी दिखाई देती है। एक और जीडीपी वृद्धि 8.2% तक पहुँच कर मजबूती का संकेत देती है, वहीं एक रुपया का रिकॉर्ड निचला स्तर कई सवाल खड़े कर रहा है। यह स्थिति तब और विचारणीय हो जाती है जब डॉलर खुद वैश्विक स्तर पर दबाव में है और अमेरिका में दर कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं। आरबीआई लगातार डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भारतीय मुद्रा रोज नए स्तर पर फिसल रही है। रुपए की यह कमजोरी बहुआयामी प्रभाव छोड़ती है। रुपए की गिरावट का दूसरा पहलू कहीं अधिक विस्तृत और चिंताजनक है। विदेशी निवेशक पहले से ही भारतीय बाजारों से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों को डॉलर में बदलते समय कम लाभ मिलता है। सोने चांदी की तुलना में तो स्थिति और भी गंभीर है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट दर पिछले 2 वर्षों में सोने की कीमतों की तुलना में कहीं अधिक रही है। इसका मतलब यह है कि जिसने सर्वाधिक जमा या बैंक बचत में पैसा रखा उसका पैसा वास्तविक अर्थों में घटा है। पैरा। हाल ही में धर्मशाला में रैगिंग के कारण एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कोई पहली घटना नहीं है। शिक्षा संस्थानों में प्राय ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसी घटनाएं वर्तमान समय में अभिशाप बन चुकी है। जहां विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने जाता है यह सोचकर कि वह अपने भविष्य की नींव रखेगा और कुछ बनकर दिखाएगा, मगर उन्हीं संस्थानों में वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है। उन्हें इस हद तक मानसिक और शारीरिक स्तर पर प्रताड़ित किया जाता है कि वे या तो संस्थान छोड़ देते हैं या अपनी जान दे देते हैं। वरिष्ठ छात्र इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि बाकी विद्यार्थी भी उन्हीं की तरह पढ़ाई लिखाई करने आते हैं। उनके साथ अभद्रता करना उचित कैसे हो सकता है। इस तरह की प्रवृत्ति को सिर्फ कड़े नियम कानूनों की मदद से ही रोका जा सकता है। रैगिंग का शिकार विद्यार्थी जीवन भर अपनी स्मृतियों में अपनी पीड़ा लेकर जीता है। पैरा। किसी भी देश के विकास में उसकी जनसंख्या अहम भूमिका निभाती है। जहां एक और विशाल जनसंख्या एक बड़ा बाजार और कार्यबल प्रदान करती है, वहीं इसके अनियंत्रित होने से संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2045 तक देश की आबादी को स्थिर करना है। भारत की नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्वैच्छिक स्वरूप है।
सरकार का मानना है कि विकास और शिक्षा स्वयं ही जनसंख्या नियंत्रण के सबसे प्रभावी औजार हैं। चीन के जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अलग रास्ता चुना था। उसने एक बच्चा नीति को सख्ती से लागू किया। हालांकि इससे जनसंख्या वृद्धि दर में तो कमी आई, लेकिन इससे सामाजिक परिणाम काफ़ी गंभीर रहे। भारत और चीन के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए थोपी गई नीतियां समाज में संतुलन को बिगाड़ सकती है। संपूर्ण विराम।